चलिए अगला है AS11, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, अफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। मैं आपको केस वाइज समझाता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉरेन से जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो उनको कवर करता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ फॉरेन करेंसी में किए हुए ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो केस वन, आपने बाय किया यूएसए से गुड्स फॉर ₹5 लाख। यानी सामने वाले को बोला भैया मैं तेरे को पैसे रुपए में ही दूंगा, मैं तुझे डॉलर में नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज का जो भी रेट होगा आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे ₹50 का रेट का ₹60 भी हो गया तो भी आपको 5 लाख ही देना है। ठीक है, तो AS11 यहां एप्लीकेबल नहीं हुआ। केस टू, आपने सेल किया यूरोप में गुड्स फॉर ₹8 लाख। अब यूरो में, यूरोप क्या, यूरो करेंसी में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो बोलो मैडम बोलो। फर्क पड़ेगा, बताओ कैसे? जैसे कि आज करो, सपोज करो यूरो का रेट ₹100 है, ₹100 इक्वल टू 1 यूरो, यानी आपको सामने वाले को आपको कितने यूरो देने पड़ेंगे? आप देने पड़ेंगे तो कितने देने पड़ेंगे बताओ तो सही। ₹100 का रेट है यूरो का, सपोज करो। 8,000 यूरो। और अगर सपोज करो कि जब वो पैसा देता है तब रेट ₹90 हो गया, तो भी वो आपको 8,000 यूरो ही देगा क्या? नहीं। अब कितने यूरो देगा? भाई कैसे, मतलब आपको तो 8 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ा क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो AS11 नॉट एप्लीकेबल पे ही है ना। बढ़ू आगे। हाँ, जब आपकी करेंसी फिक्स हो जाए आपकी करेंसी में ही, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। पर जब सामने वाले की करेंसी फिक्स हो जाए तो फिर आपको फर्क पड़ता है। पॉइंट क्लियर है? केस थ्री, बाय गुड्स फ्रॉम यूएसए $8,000 पेड immediately, $1 इज इक्वल टू ₹80। आपने $8,000 में गुड्स खरीदे यूएसए से और सामने वाले को इमीडिएटली पे कर दिया। फिलहाल ₹80 का रेट था। ठीक है, तो आपने कितना पेमेंट किया? बोलो, आपको कोई फर्क पड़ा फ्लक्चुएशन का? नहीं फर्क पड़ा। जब आप इमीडिएट पे करते हो तो भी AS11 नॉट एप्लीकेबल पे ही आ जाता है। भले ही हम डॉलर्स में खरीद रहे हैं पर इमीडिएट पे कर दे रहे हैं, हमको क्या चाहिए? अफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अरे यहाँ चेंज ही नहीं हुआ ना, इमीडिएटली पे कर दिया। केस फोर, आपने सेल किया गुड्स टू यूरोप, €5,000 रिसीव्ड इमीडिएटली, €1 इज इक्वल टू ₹100। बोलो कितने पैसे मिले? 5 लाख। बोलो कोई फर्क पड़ा? नहीं। AS11 नॉट एप्लीकेबल। पहले तो ये 4 केसेस लिखो।
ठीक है, चलो केस 5। आपने बाय किया गुड्स फॉर $5,000 फ्रॉम यूएसए, पेमेंट मेड 1 मंथ लेटर। अब बाय डेट पे $1 का रेट है 80 रुपये, और पेमेंट डेट पे $1 का रेट है 81 रुपीज। ठीक है, अब AS11 एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि अब फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन दिख रहा है। क्लियर है? तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले तो आपने गुड्स बाय किए, तो मैं एंट्री पास करूंगा परचेसेस डेबिट टू क्रेडिटर, परचेसेस डेबिट टू क्रेडिटर $5,000 इंटू 80 रुपीज। ठीक है, अब जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया बोलो? $4,05,000। पर मेरे क्रेडिटर के अकाउंट में तो सिर्फ 4 लाख दिख रहे थे, तो मैं वहां 4,05,000 डाल नहीं सकता। तो सवाल उठा, ये 5,000 कहाँ जाए? एक ऑप्शन है भाई, उससे इन्वेंट्री खरीदी थी तो इन्वेंट्री की वैल्यू 5,000 से बढ़ा दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, इसका इन्वेंट्री से क्या लेना देना, इन्वेंट्री तो 1 महीना पहले खरीदी थी, तो इसको पीएनएल में डाल दो। तो AS11 इसीलिए आया, ये जो डिस्प्यूट चलता था सोच में उसके लिए आया, कि उसने बोला कि भाई इन्वेंट्री का इससे एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो, जब आप कहीं पे कोई चीज खरीदने जाते हो, इंडिया में वही चीज आपको मिल रही थी 4.5 लाख की, बाहर मिल रही थी 4 लाख की, तो आप कहां से खरीदोगे? बाहर से खरीदोगे। समझ में आया? अभी कोई नॉर्मल एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे एक आईफोन खरीदने के लिए गए, तो आपको आईफोन दिखा कि करीब करीब सपोज करो 80,000 का पड़ रहा है, और आपने देखा यूएस से अगर अपन मंगाते हैं अमेजोन के थ्रू, कस्टम्स के साथ भी वो 74,000 का पड़ रहा है, तो कहां से मंगाओगे? यूएस से मंगाओगे, 74,000 से मंगाओगे, बराबर है ना? तो यहाँ पे भी हमने खरीद लिया, हमने ये सोच के खरीद लिया कि प्राइस वहां पे कम है। अब बाद में फ्लक्चुएशन के कारण अगर कोई फर्क पड़ गया, तो उससे उस इन्वेंट्री का क्या लेना देना, वो तो डॉलर का फ्लक्चुएशन है। तो AS11 ने बोला ऐसे सारे फ्लक्चुएशंस, कैसा भी फ्लक्चुएशन हो आप उसको पीएनएल में डालो, कैसा भी फ्लक्चुएशन हो आप उसको पीएनएल में डालो, उसका इन्वेंट्री या फिक्स एसेट या आपके बाय या सेल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सारे फ्लक्चुएशन पीएनएल में एज एक्सपेंस जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक के? तो इसका मतलब ये डिफरेंस 5,000 को हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ठीक है, यानी पीएनएल के अंदर कोई अकाउंट तो दिखना चाहिए ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। लिखो ये एग्जांपल। 1 मंथ लेटर।
बड़े चलो केस 6, what if on payment date in case 5 exchange rate was 78। अभी जो आपने केस किया उसी में अगर एक्सचेंज रेट 78 होता जिस दिन आप पेमेंट कर रहे होते तो क्या होता बोलो, कितना पेमेंट करते आप? 3,90,000। अब बोलो ये 10,000 रुपये कहाँ डालूं? क्रेडिटर में तो 4 लाख जा रहा है, क्या करूं? इनकम है एक्सपेंस है? इनकम। ठीक है, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो कि पीएनएल में ट्रांसफर होगा। लिखो एक्सचेंज रेट यार। चलो केस 7 में बताओ तो सेल डेट पे क्या एंट्री पास करोगे? डेटर टू सेल्स 4 लाख, समझ में आया? 4,000 इंटू 100। रिसीट डेट पे क्या एंट्री पास करोगे? क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, ध्यान से, सेल हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट। 4,08,000। हम्म हम्म। ठीक है, ध्यान रखना कब सेल है कब परचेस है, आप कैलकुलेशन तो बराबर कर लोगे फ्लक्चुएशन का, पर गेन लॉस गलत लिख दिया तो पूरा गड़बड़ हो गया।
बताओ। कैश डेबिट 396, 4000, 4 लाख। ठीक है, समझ में आया क्या? बड़े अगला इम्प्लीकेशन, केस 9। 1 जनवरी 2020 आपने गुड्स खरीदे $1000 के। 30 जून 2020 आपने पेमेंट किया एक्सचेंज रेट 1 जनवरी को था $1 इज इक्वल टू 80। 31 मार्च को था $1 इज इक्वल टू 82 और 30 जून को था $1 इज इक्वल टू 83। ठीक है, तो देखो बाय डेट पे आपको पैसे कितने देने थे या परचेज कितने का था? 80,000। ठीक है, और पेमेंट किया तो कितना पेमेंट किया बोलो? 83,000। मतलब इस दौरान टोटल 3,000 का आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ और ये फ्लक्चुएशन पीएनएल में गया। बट इसमें बीच में ईयर एंड आ गया 31 मार्च। तो एक सवाल आया कि भाई इस जो 3,000 रुपए जो पीएनएल के अंदर में गए इसका करना क्या है? मतलब 31 मार्च के पहले दिखाना है, 31 मार्च के बाद दिखाना है, या दोनों पीरियड में दिखाना है? तो AS11 के अंदर में मेन क्वेश्चन क्या है कि ये जो 3,000 है ये एक्सपेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन ऐसा हुआ कि 80 से 83 हो गया। पॉइंट समझे? फ्लक्चुएशन 80 से 83 हो गया, इसीलिए ये अमाउंट आपके पीएनएल में जाना चाहिए। पर 31 मार्च तक ये फ्लक्चुएशन, मतलब पहले तो ये आपके कंट्रोल में है नहीं, रेट आपके कंट्रोल में है नहीं, तो 31 मार्च तक ये रेट ऑलरेडी 82 हो चुका था। यानी आप ऑलरेडी अपने मन में सोच चुके थे कि आपको $2 का नुकसान हर डॉलर पे हो चुका है, हर डॉलर पे $2 का नुकसान हो चुका है। तो जो आप सोच चुके हो वही एक्सपेंस आपके पीएनएल में भी जाना चाहिए। भले ही बाद में हमने पेमेंट 83 का कर दिया, अब आपने अपना ऑडिट कंप्लीट किया, सब कुछ किया, हमको पता है हमने 83,000 पे किया, पर AS11 ने इसे फिक्स कर दिया कि 31 मार्च जब आया था तब आपको थोड़ी पता था आगे क्या रेट होने वाला है। तो इसीलिए 31 मार्च को जो भी रेट था उसको पहले अपना नुकसान मान लो। अब हो सकता है बाद में ये नुकसान रिवर्स भी हो जाए, हो सकता है, बट एक बार का अपना नुकसान मान लो। यानी हम 31 मार्च के रेट के बेसिस पे जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो हमेशा हमारे बुक्स में अकाउंट कर लेते हैं। कितना अमाउंट? नहीं नहीं, फ्लक्चुएशन पूछ रहा हूँ। 2,000 रुपीज आपका एक्सपेंस है अप टू 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद का एक्सपेंस कितना है? 1,000। समझ में आया? चलो, ये एक्सचेंज रेट तक लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, अभी इसके आगे ये वैसा टाइमलाइन बना दो, मैं उसके आगे जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ।
बड़े केस 10 1 जनवरी 2020 आपने बाय किया फॉर $2000। एक्सचेंज रेट 1 जनवरी 2020 को था $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। 31 मार्च 2020 को था $1 इज इक्वल टू ₹78। और 30 जून 2020 जो कि हमारा पेमेंट डेट है, उस दिन रेट था $1 इज इक्वल टू ₹75। बताओ अब आप।